नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, इसी हेडलाइन का एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने जारी किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। लोकसभा के जब दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे, उसमें राजनांदगांव का चुनाव भी शामिल था। तारीख थी 25 अप्रैल। उससे काफी पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के लिए खास पोस्टर जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर जिहादी गिरोह लिखा हुआ था। हरे रंग का झंडा लिए भूपेश बघेल के पीछे साफ तौर पर नजर आने वालों में से उनके पुराने सहयोगी और करीबी मंत्री मोहम्मद अकबर के अलावा रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और राजनांदगांव कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष नवाब खान की तस्वीर नजर आ रही थी। उस बारे में हमने पहले भी काफी चर्चा की है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने पोस्टर के बाद एक नया जो वीडियो लॉन्च किया है, उस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने के अगले दिन ही अल्पसंख्यकों के हितों में जो बातें कही थी, और उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो क्रमांक 21 में जिस तरह से संपत्ति के सर्वे का उल्लेख है, जिसमें साफ तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान काफी आक्रामक रही। लेकिन छत्तीसगढ़ से जारी किया गया यह वीडियो आपको गौर करना चाहिए, जिसमें एक आवाज सुनाई आ रही है और बताया जा रहा है चोर मचाए शोर। इस तरह की शब्दावली का जब इस्तेमाल हो रहा है, खुलकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, तो यहाँ अब छुपाने लायक कुछ नहीं है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक राजनीति कर रही है। मौका मिले कदी कदी। बचाओ राहुल जी। ये लो भैया। टाटा, गुड बाय, गया। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को सुपरमैन वाली छवि में दिखाया गया कि अचानक आकाश से उतरते हैं, और जो महिला का पर्स एक व्यक्ति छीन रहा था, उसकी वेशभूषा से आपको समझ में आ गया होगा कि वो मुस्लिम समुदाय से है। उस महिला के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है और उसके छीने हुए पर्स का क्या हो रहा है। इस तरह से संकेतों की भाषा में जब राजनीति आगे बढ़ती है, तब वहाँ हमें समझना होगा कि आखिर इससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के पोस्टर और वीडियो के जारी करने के पीछे दरअसल छत्तीसगढ़ में एक खास कारण है। भारतीय जनता पार्टी का खुले रूप से आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जिस तरह से 2021 में भगवा ध्वज के अपमान के बाद कर्फ्यू लगाने के साथ 100 से ज्यादा हिंदूवादियों को फर्जी केस बनाकर जेल में डाला गया, और जिस तरह से वहां के निर्वाचित विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर की भूमिका खुले रूप से तुष्टीकरण वाली रही, उस मुद्दे के बाद आग में घी डालने का काम किया बीरनपुर की भुवनेश्वर साहू हत्याकांड वाली घटना ने। यह हैरान करने वाली बात यह थी कि साजा विधानसभा क्षेत्र में जहां ये घटना घटी, वहां के विधायक पार्टी के कद्दावर नेता और उस समय के मंत्री रविंद्र चौबे थे। गृह मंत्री से लेकर स्थानीय विधायक मंत्री तक पीड़ित परिवार के घर मिलने नहीं गए। यह संदेश भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मंचों से कई बार प्रस्तुत किया है। अब जब लोकसभा चुनाव का दौर है, तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ की आईटी सेल है, उन्होंने कुछ नया होमवर्क किया और बताने की कोशिश की कि किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी खासकर जिहादी वाले मुद्दे पर खुलकर बात करती है। न केवल बात करती है, बल्कि वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाता है कि आखिर खुलकर राजनीति किस तरह की जाती है। ऐसे माहौल में रायपुर के एक मुस्लिम महापौर हैं, जिनका नाम है एजाज ढेबर, कांग्रेस के कभी बेहद कद्दावर और पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खासम खास माने जाते हैं, जिनकी तस्वीर जिहादी गिरोह वाले कार्टून पोस्टर में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी होगी। यही एजाज ढेबर राजधानी के नगर निगम में महापौर की कुर्सी पर काबिज हैं, जो खुले रूप से कहते हैं कि समस्याएं इतनी हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री आ जाए
तो भी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यदि समाधान हो जाएगा तो पूरा डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। महापौर एजाज ढेबर के मुंह से बात निकलनी थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया वाले फार्मूले पर एक्शन तो होना ही था। यहाँ बारी थी भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा उप मुख्यमंत्री नगरीय निकाय मंत्री अरुण साय के बयान की, जिन्होंने साफ तौर पर एक तरह से चेतावनी दे दी है, महापौर यदि इस लायक नहीं है तो वो पद छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री के द्वारा महापौर के कथन पर ऐसी प्रतिक्रिया काफी गहरे मायने रखती है। आप इन दोनों बयानों को सुनिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ बड़ा होने जा रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखो यार, एक बात बोलूं, मैं ये आपको एक बात बता दे रहा हूँ। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। रायपुर के निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रायपुर के कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर के बारे में एक बात सर्वविदित है कि वो बेहद धनवान है। इनका भाई शराब घोटाले मामले का किंग पिन माना जाता अनवर ढेबर फिलहाल वो जेल में है। शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर की भूमिका तभी तय हो पाई जब वो एजाज ढेबर की खास रिश्तेदारी में हैं, उनके भाई हैं। इसके अलावा एजाज ढेबर और उनके परिवार के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है। विधानसभा चुनाव के दौरान रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध रामसुंदर दास को कांग्रेस ने खड़ा करवाया था। तब ये बात सर्वविदित थी कि रामसुंदर दास के चुनाव संचालन से लेके खर्चे का पूरा प्रबंध ढेबर परिवार कर रहा था। एजाज ढेबर की उसमें प्रमुख भूमिका थी। उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में कुछ दुर्व्यवहार हो गया। उस घटना के बाद जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और करीब 68,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल सर्वाधिक वोटों से जब चुन कर आए तो वहां से एक संदेश साफ था कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती क्या है और किस तरह की मानसिकता के लोगों के विरुद्ध लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं। अब ऐसे बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी भला खुलकर हिंदुत्व की राजनीति क्यों न करे। ऐसे बदले हालात में जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है, लोकसभा चुनाव के जैसे ही परिणाम आएंगे, आचार संहिता हट जाएगी, तब एक नई तैयारी शुरू होगी। इसके संकेत नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए पहले ही दे दिया है। वो तैयारी होगी नगरीय निकाय चुनाव की, लेकिन इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में कुछ खास होने वाला है। इस साल के अंत में जब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, वहां इस बार महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पार्षद नहीं करेंगे, बल्कि पहले की तरह जनता करेगी। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं और 14 के 14 नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हैं। 48 नगर पालिका परिषद है, 122 नगर पंचायत है। इन सभी में अधिकांश में कांग्रेस की सरकार है। शहर सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार चाहेगी कि उनका कब्जा हो। इसके लिए जून से ही तैयारी की जा रही है, बड़े स्तर पर तैयारी होगी। जिस तरह से संगठन को इस काम पर अभी शुरुआती दौर पर लगाया गया है, वहां से एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नगरीय निकाय चुनाव में सफलता के माध्यम से अपनी पुरानी साख को पाना चाहेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शहर सरकार के प्रमुखों का चुनाव 1999 में सीधे जनता की ओर से किए जाने का नियम जारी किया गया था। तब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उनके कार्यकाल में ये पहल की गई थी। उस समय रायपुर के महापौर तरुण चटर्जी और दुर्ग की महापौर सरोज पांडे चुनी गई थी। तब से लेकर 2018 तक जनता के द्वारा ही शहर सरकार के प्रमुख
चुने जाते रहे। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो वहां एन के एन प्रकार शहर सरकार में अपना कब्जा जमाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। पुराने नियम को लागू किया जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी उत्साही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, जहां अधिकांश में अभी भी कांग्रेस का कब्जा है। एक तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी है, वहीं कांग्रेस के अंदर खाने छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से साफ तौर पर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव का बयान आया, वो साफ तौर पर भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में था। शालीन स्वभाव के समझे जाने वाले टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी किस तरह से अनदेखी की जाती थी। भूपेश बघेल जिस तरह से अभी भी अति उत्साह में है, जिस तरह से कांग्रेस आला कमान से नजदीकियां बनाने में लगे हैं, इस वक्त यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की चुनावी व्यवस्था में लगे हैं। ये व्यवस्था कैसे होती है वो आपको अच्छी तरह पता होगा। वैसे भूपेश बघेल बेहद साधन संपन्न नेता माने जाते हैं, खासकर जब जनता के बीच जाते हैं तो उनके ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही कुछ और होती है। अग्निवीर योजना के बारे में जिस तरह से भड़काने के अंदाज में भूपेश बघेल का वक्तव्य होता है, वो एक वीडियो की शक्ल में सामने आया है। आपको इसे देखकर यकीन हो जाएगा कि किस तरह से पार्टी आला कमान को खुश करने के लिए भूपेश बघेल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ग्राम प्रधान भी 5 साल का होता है, विधायक भी 5 साल के लिए होता है, सांसद भी 5 साल का होता है, लेकिन अग्निवीर 4 साल में रिटायरमेंट। यदि बाप सरकारी नौकरी में है, 1 साल ट्रेनिंग भी, 1 साल ट्रेनिंग भी। यदि बाप सरकारी नौकरी में है, अपने बेटे अग्निवीर की शादी करना चाहे, 18 साल में जाएगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, तो लिखेगा क्या कार्ड में, वर्तमान सास की सेवक उसके पिता और बेटा रिटायर अग्निवीर। मतलब क्या मजाक बना दिया है, जवान लड़का रिटायर हो जाए। तो वीडियो में आपने देखा होगा कितना बड़ा विशाल जनसमूह था और भूपेश बघेल की मंशा क्या थी। वीडियो का एंगल भी सही रखा गया था, आवाज़ भी स्पष्ट थी, लोग भी समझ रहे थे इस आवाज़ के पीछे भावना क्या थी। दरअसल बदले दौर की राजनीति में कैमरा, वीडियो और आवाज़ का विशेष महत्व होता है। तभी राहुल गांधी सैलून में अपनी पूरी टीम को लेकर चले गए। एक सामान्य से सैलून में जाकर वो नाई को समझाने लगे कि बालों की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, और आखिरी में जब उन्होंने पोज देकर ये वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया, तो एक बार फिर उनकी मंशा को लेकर चर्चा स्वाभाविक रूप से शुरू हो गई। ये सारी स्टाइल काटते हो आप? जी जी सर जी, आजकल यही सब चल रही है। अच्छा, और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ। ठीक है। सोशल मीडिया का दौर है। जब मंदिर के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी प्रार्थना या पूजा करते हैं, तब उनके विरोधी प्रश्न खड़ा करते हैं कि मंदिर के भीतर कैमरा कैसे आ गया। अब बारी राहुल गांधी की थी, तो उनके विरोधी पूछने लगे कि भला सैलून के भीतर इतने लाव लश्कर और कैमरे के साथ कौन जाता है। खैर, जागरूक हो चुकी जनता सब अच्छी तरह जानती है, आज के डिजिटल युग में कुछ भी नहीं छिपता। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के भीतर एक राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने 13 मई को मारपीट की। ये बातें स्वाति मालीवाल ने खुद पीसीआर वैन को फोन कर जब बताई, तो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन भी गई, बाकायदा जमीन पर बैठकर धरना देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त किसी अनजान दबाव से रिपोर्ट तो नहीं लिखा सकी। आज उस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल स्वाति मालीवाल बीते 31 जनवरी को ही राज्यसभा की सांसद निर्वाचित हुई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के एनजीओ परिवर्तन से शुरू से जुड़ी रही हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। बीते 9 साल से वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। 2015 से लेकर 2024 के शुरुआत तक महिला आयोग की अध्यक्ष रहने के कारण
उनको अच्छी तरह से पता है कि राजनीति में कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और खासकर अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा और मुख्यमंत्री के खिलाफ कब चुप रहना चाहिए। दरअसल ये वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने बीते साल अपने ही पिता के विरुद्ध यौन शोषण का आरोप लगा दिया था। ऐसी मुखर आवाज यदि राजनीति में इस तरह से चुप हो जाएगी तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे बदले हुए हालात को जनता भी खूब समझती है। लोग पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, तो उसके दो कारण सामने आए। पहला कारण ये कि अरविंद केजरीवाल जिन कारणों से जेल के भीतर गए वो कुख्यात शराब घोटाला, जिससे आम आदमी पार्टी की छवि बुरी तरह खराब हुई है और खासकर अरविंद केजरीवाल अब अपने कट्टर ईमानदार वाली छवि में नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आगे किया, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम अरविंद केजरीवाल के बाद आया है, जबकि वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम तीसरे नंबर पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आखिर तीसरे नंबर पर कैसे हो सकता है। अरविंद केजरीवाल तो उस पार्टी के मुखिया है, वो एक बात समझ में आती है कि उनका नाम पहले नंबर पर होगा, लेकिन सुनीता केजरीवाल की क्या हैसियत है सिवाय इसके कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। आम आदमी पार्टी के भीतर जिस तरह का परिवारवाद या वंशवाद आगे बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल विरोध कर रही थी। पार्टी के भीतर उनके विरोध के स्वर जैसे ही मजबूत होते गए तो स्वाति मालीवाल को एक संदेश भिजवाया गया कि वो जो 4 महीना पहले राज्यसभा की सांसद बनी है उस पद से इस्तीफा दे दे। उसकी जगह अरविंद केजरीवाल के वकील और कांग्रेस के पुराने नेता अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव जब हुए थे हिमाचल के, तो वहां पराजित हो गए थे। कांग्रेस की उनकी उम्मीदवारी थी। वैसे बदले हुए हालात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर भी नहीं है। दिल्ली में दोनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी को जैसे ही राज्यसभा बनाने की पहल शुरू हुई, इसी बारे में 13 मई को स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे इनकार के बीच उनके पीए विभव कुमार को इशारा मिलता है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जिस तरह की बदसलूकी हुई, जैसा कि स्वाति मालीवाल खुद बता रही थी, उनकी सारी बातें पुलिस के पास वॉइस रिकॉर्ड के सबूत के रूप में उपलब्ध है। भरे चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह का संदेश जा रहा है, ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आए संजय सिंह, जो बताने लगे स्वाति मालीवाल पुरानी कर्मठ नेता है। लेकिन जो नई जानकारी सामने आ रही है कि वहां स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से संपर्क शुरू हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के भीतर कोई बड़ी फूट होती है या टूट होती है तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल आजकल राजनीति में इस तरह की किसी बड़ी टूट या फूट के लिए पूरा ध्यान अमित शाह की तरफ जाता है। वही अमित शाह जो खुलकर बात करते हैं, जहां उनका एजेंडा एकदम साफ रहता है। अरविंद केजरीवाल को जिन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, जो 2 जून को वापस जेल भी जाने वाले हैं, चुनाव प्रचार के लिए मिली हुई छूट के बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर अपनी खुली राय रखी, जिसकी राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वैसे देश के गृह मंत्री ने जो बातें रखी उसकी चर्चा सोशल मीडिया में काफी जोर शोर से हो रही है। बदले हुए हालात में लोग अब खोलकर बात करते हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और तुष्टीकरण या हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों पर अब लोग झिझक कर बात नहीं करते, बल्कि खोलकर बातें होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिहादी गिरोह वाला पोस्टर जारी किया है, उससे यह बात और स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले समय में अब ऐसे ही खोलकर राजनीति होगी, मुद्दों पर विमर्श होगा, किसी को इससे सहमति होगी, किसी को असहमति होगी। तमाम ऐसे विचार जिससे लोग असहमत होते हैं, तब वहां प्रश्न खड़ा करते हैं कि बोलने की आज़ादी का किस तरह से उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। इस पर आप चिंतन करें, मनन करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रबोध के अपने इस जनमंच को सहयोग देने के लिए
कृपया नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही मेरा एक और आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। नमस्कार।